Welcome to this channel. From this video series, we are going to start the chapter number 1 of the interclass, class 12th of the Synport, which chapter name is the homeostasis, right? We are going to start this. So, what is homeostasis? Basically, ये जो है ये Greek word है, इसकी meaning है to stay the same, right? जैसा कि हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, जियांट से जियांट ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट बी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और द लार्ज ऑर्गेनिज्म। लार्ज ऑर्गेनिज्म में हम जो है वो हम तकरीबन एक एक डेवलप्ड सिस्टम जो है वो हम पाते हैं, राइट? और छोटे एनिमल्स में जो है हम इतना ज़्यादा अनडेवलप्ड सिस्टम जो है वो हम देखते हैं, ठीक है? तो इस वजह से कहने का मकसद है कि स्मॉल से लेकर लार्ज तक, अनडेवलप्ड से लेकर डेवलप्ड एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग तक जो है उनको एक नॉर्मल स्टेडी इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है, राइट? अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में कुछ पोइक्लोथर्म्स होते हैं, कुछ होम्योथर्म्स होते हैं, राइट? हमें इसके बारे में पता है। कुछ होम्योथर्म्स होते हैं, कुछ पोइक्लोथर्म्स होते हैं, ठीक है? तो होम्योथर्म्स वो होते हैं जो कि सेम अपने एनवायरनमेंट को, जो अपना उनका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फ्लक्चुएट नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, नो चेंज, राइट? पोइक्लोथर्म्स जो होते हैं ना, ये अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ चेंज करते रहते हैं, ठीक है? तो ह्यूमंस होम्योथर्म्स है। आउटसाइड एनवायरनमेंट कोई भी हो, हमारा इनसाइड एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी जो है नॉर्मल कंडीशंस में है वो नॉर्मल रहता है, 37 सेंटीग्रेड, ठीक है, नॉर्मल रहता है। उसके साथ साथ फ्लूइड भी, उसके साथ साथ वाटर कंसंट्रेशन भी जो है वो नॉर्मल एक स्टेडी इन्वायरमेंट के साथ हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। तो ये सब कुछ जो मेंटेनेंस होती है ना, ये सब कुछ होम्योस्टेसिस का काम होता है, ठीक है? तो जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एसिडिटी हो गया, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ डिस्कस किए। तो ये क्या होते हैं? उनको, एनिमल को इनके वो मुताबिक एडजस्ट होना होता है, ठीक है? और जैसे कि कुछ बेसिक एक्टिविटीज भी एनिमल परफॉर्म करता है जो कि उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको कहते हैं वाइटल एक्टिविटीज, राइट? वाइटल एक्टिविटीज। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होती हैं वाइटल एक्टिविटीज। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, एनिमल जो है कुछ ना कुछ इनटेक करता है, कुछ ना कुछ खाता ज़रूर है। और रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस लेना जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का जो है एक बेसिक नेसेसिटी होती है, ठीक है? तो न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन में हमारे पास बहुत कॉमनली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? और प्रोटीन्स के बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, राइट? और उसके अलावा भी हमारे पास न्यूट्रिशन में कई ज़्यादा फेट भी हमें उससे मिलता है, ठीक है? मगर इन प्रोटीन से हमारी बॉडी को ज़रूरत तो होती है, मगर इसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस मौजूद जो निकलते हैं वो हमारी बॉडी अगर एक्यूमुलेट करेगी तो उसके लिए टॉक्सिक इफेक्ट है। तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो ज़ाहिर है बॉडी से जो है वो आउटसाइड निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द होम्योस्टेसिस। तो जैसे कि प्रोटीन की बात कर रहे थे हम, प्रोटीन में जो एंड प्रोडक्ट आती है हमारे पास अमोनिया, अमोनिक एसिड आ जाता है, ठीक है? जो कि एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेकर फिर अमोनिया बन जाता है, ठीक है? और अमोनिया एक हमें पता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि उन एनिमल्स में पाई जाती है जिनके पास वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है? उसके अलावा भी जो है इसकी दूसरी साइकिल होती है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और लिवर में जो है वो कन्वर्ट होती है यूरिया में, ठीक है? ये उसकी एक और साइकिल है।
मगर न्यूक्लिक एसिड से भी यही प्रोडक्ट निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और फेट से जो प्रोटीन्स जो एंड प्रोडक्ट निकलती है, तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये तो एक्सेल हो जाता है, ठीक है। और इनको एक्सेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए होम्योस्टेसिस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम हमारे बुक की बात करते हैं, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन वहां पे क्या लिखी हुई है, तो ये लिखा गया है कि होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज a set of regulatory mechanisms which are involved in maintaining an organism's internal environment within a suitable limits। मतलब वो कुछ mechanisms, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, एक्सक्रिएशन आ गया, ठीक है। एक्सक्रिएशन के साथ थर्मो रेगुलेशन आ गया। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक स्टेडी, एक जो है वो एनवायरनमेंट दे सके, स्टेडी एनवायरनमेंट जो कि फ्लक्चुएटिंग ना होता हो, ये एक एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को दे सके, राइट। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हम देखते हैं कि जो है वो जो पॉन्ड है वो अमीबा का एनवायरनमेंट है, और उसके अलावा टिश्यू फ्लूइड जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, ये हायर एनिमल्स का जो है ये एनवायरनमेंट है, ठीक है। और जो सेप कहते हैं हम, ये प्लांट का एनवायरनमेंट है, ठीक है। प्लांट की सेल्स जो है ये सेप में जो है, प्लांट सेप में जो है, या टिश्यू सेप जिसको कहते हैं, इसमें पाया जाता है ये, ठीक है। और टिश्यू फ्लूइड जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये हायर एनिमल्स के सेल्स के बीच में पाया जाता है। तो मतलब सेल्स का एनवायरनमेंट यही है, और जिसमें वो सेल्स जो हैं अपनी जो है खुराक लेते भी हैं और अनवांटेड सब्सटेंसेस बाहर निकालते भी हैं। तो उसके लिए उस टिश्यू फ्लूइड को जो है स्टेडी स्टेट में होना जरूरी होता है। तो ये किसकी मदद से होता है, सिर्फ होम्योस्टेसिस की मदद से होता है, जो कि अपने अंदर तीन मैकेनिज्म लिए हुए हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, और उसके अलावा एक्सक्रिएशन, और उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब इसके अलावा हम जो है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर, और जो है हमारे पास एक्सक्रिएशन, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर अभी जो है ना हम फीडबैक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक क्या होती है? फीडबैक मतलब अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो ये भी फीडबैक है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सच मैकेनिज्म्स आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, कुछ मैकेनिज्म्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं, तो उनको जो है वो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म भी चाहिए होता है। तो फीडबैक सिस्टम बेसिकली है क्या कि चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और उसी को ही जो है फीडबैक कहते हैं। और उसमें जो है ना दो चीजें आती हैं, एक आता है रिसेप्टर, एक आता है इफेक्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है कि जैसे ही चेंज आता है कोई भी किसी भी सब्सटेंसेस में बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो डिटेक्ट होता है, जल्दी से डिटेक्ट। कौन डिटेक्ट करता है? कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। उन ऑर्गन्स, स्पेशल ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? रिसेप्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रिसेप्टर्स उस चेंज को फौरन लेकर जो है कुछ ऑर्गन के पास जाती है, कुछ और जो है टिश्यूज के पास जाती हैं या सेल्स के पास जाती हैं अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कि हाँ ये चेंज आ गया है बॉडी में, टिश्यू फ्लूइड में ये चेंज आ गया है। तो ये कौन से ऑर्गन्स को पैगाम पहुंचाती है? इफेक्टर ऑर्गेनिजम्स को। अब ये ही जो पार्ट है, ये जो है टारगेट सब्सटेंसेस को जो है नॉर्मल करने में ये काम करता है, ठीक है। ये टारगेट, अब जैसे कि किसी भी एनवायरनमेंट है, सेल का एनवायरनमेंट है, कहीं बॉडी में पार्ट में चेंजिंग आ गई है, तो रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेंगे चेंज आ गया है, और ये फौरन बात पहुंचाएंगे इफेक्टर की तरफ। और इफेक्टर जो है ना ये टारगेट की तरफ जो है कुछ मैसेजेस भेजेगा और वहां पे पूरी कोशिश करेगा कि उसको नॉर्मल करने के लिए।
ये कुछ प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व है फीड बिट